हेलो बच्चों, वेलकम टू द रैपिड सीरीज अगेन। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं अगला लेक्चर। और अगला लेक्चर हमारा होने वाला है वेक्टर के ऊपर, जो कि फिर से सीईटी में एक नया टॉपिक ऐड हुआ इसी साल। जेई में भी आता है, तो जेई वाले बच्चों को भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा और नीट वाले बच्चों को भी हेल्प मिलेगा। तो सीईटी वाले जो नए हैं, जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है, उनको मैं इस वीडियो से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं और वेक्टर को समझते हैं कि वेक्टर क्या है। तो सबसे पहले वेक्टर को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती है। जैसे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है कि अगर मान लो जैसे फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हो सकती है। क्या क्या? एक तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं और एक जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। दिट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, कि मैं आपसे समुद्र से भी गहरा मोहब्बत करता हूं, तो ये कोई नापने की इकाई नहीं है। तो आप मोहब्बत को नहीं नाप सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये वो है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी वो जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेजर कर सकता हूं कि आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 5 इंच, तो आपकी मेजरेबल हाइट है, इसको मैं मेजर कर सकता हूं। ठीक है, आपकी आईक्यू लेवल को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, आईक्यू लेवल को मेजर करना। ठीक है, तो इसी तरीके से मेजर करने वाली क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो जितनी भी चीजें हम मेजर कर रहे हैं उन सबको फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट करते हैं। जैसे टेम्परेचर है, फोर्स है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और वर्क डन है, सब के सब क्या बोलते हैं? अपने फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज में दो तरीके से चीजें हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने इस मार्कर को फेंका, मैंने इसको बोला कि मैंने मार्कर को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। तो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, बताओ मार्कर किधर गया? क्या बता सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई तब तक आप मार्कर की डायरेक्शन नहीं बता सकते हो। यानी कि जो मैंने बोला कि 10 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको फेंका, तो बोला कि गुरुजी ये भी तो बताओ कि फेंका किधर है, तभी तो इसकी डायरेक्शन जज करोगे। तो यानी कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी लेकिन वो अधूरी थी। यानी कि इसमें सिर्फ वैल्यू डिपेंड नहीं है, इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगी और उसकी वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होगी। तो वो वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन और उसकी वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो अभी तक आपने जो सुना वो वेक्टर का सिर्फ एक बेस था, एक फाउंडेशन था कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कम से कम दो चीजें चाहिए होती है, एक वैल्यू और एक डायरेक्शन। ठीक है, तो जिसके पास एक डायरेक्शन हो और वैल्यू हो। तो आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ ले कि वेक्टर मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा? तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज, एक हो सकती है हमारे पास स्केलर और एक हो सकती है वेक्टर। तो अभी मैंने वेक्टर का आपको जिक्र किया कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर तो वो होता है जिसमें वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। बोले सर गुरुजी स्केलर क्यों लिख दिया आपने? स्केलर तो बताया ही नहीं। बोले स्केलर क्या है? स्केलर है जिसके पास दिशा बताने की, डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? उसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है, जबकि वेक्टर में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशंस अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। सो नाउ स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बनाया? हमने तरीका बनाया कि सर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सर एरो। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ इसका एरो। एरो में दो चीजें हो गई सर। जो उसका पिछला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे टेल, और जो आगे वाला जिसमें हमने एरो बनाया है इसको बोलेंगे हेड। तो ये हमारे पास हेड हुआ और ये हुआ इसका टेल हुआ। और इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ को ही हम बोलते हैं इसका वैल्यू, और इस वैल्यू को फिजिक्स में बोला जाएगा मैग्नीट्यूड। तो यही वैल्यू हमारे लिए क्या कहलाएगी बच्चा? मैग्नीट्यूड कहलाएगी। तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई? जिसके पास डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि एरो से मैंने क्या बता दिया? डायरेक्शन बता दी, और एरो की लेंथ से मैंने क्या बता दिया? उसका वैल्यू बता दिया। तो यहां पर इसका हेड और टेल जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से मान लो अगर, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जनरली कार्टेशियन सिस्टम में एक्स, वाई और जेड एक्सिस में अपन सारी चीजें खेलते हैं। तो जब जितनी भी डायरेक्शन हम ले रहे हैं वो एक्स, जेड और वाई में ले रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास x और ये हमारे पास है y, तो मैं बार बार इस वाले को, x वाली डायरेक्शन को एक सिंबल नाम दे दूंगा जिसका हो जाएगा क्या? x को i कैप से डिनोट कर दूंगा। i कैप क्या होता है? कैप जो लगाते हैं अपन किसी पे भी, उसका मतलब होता है कि वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ बच्चा?
यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसकी लेंथ यानी जिसकी वैल्यू यूनिट हो, यूनिट मतलब 1, जिसकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो। तो यानी कि इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये तो हुआ पिक्टोरियल, यानी कि पिक्चर के थ्रू अपन किसी को बता रहे हैं, दिस इज अ पिक्टोरियल। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू 1 हो, मतलब जिसकी लेंथ 1 हो यानी मैग्नीट्यूड 1 हो, तो वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो हमने एक्स डायरेक्शन बार बार एक्स 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 नहीं बोले तो किसी की एक्स नाराज हो जाएगी, उससे बचने के लिए हमने क्या करा कि आई बना दिया कि आई कैप बोलेंगे अब, ठीक है। तो इसको हम आई कैप बोलेंगे और वाई डायरेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, जे कैप बोलेंगे, और जो जी एक्सिस होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन वो हमारा हो जाएगा के कैप, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास इस डायरेक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। यूनिट वेक्टर को मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगा, उससे पहले सिर्फ हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये पिक्टोरियल है। अब मैथमेटिकली हम इसे किसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो मैंने आपको एक फोर्स क्या है, स्केलर की वेक्टर, बिल्कुल सही जवाब, वेक्टर है क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे कि अगर मैंने किसी की चीज को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं वेक्टर फॉर्म में, तो मैंने सबसे पहले लिखना है उसका वैल्यू लिखना है, मतलब कि कितना, वैल्यू लिखना है कितना, और उसके साथ लगानी है उसकी डायरेक्शन, मतलब कि किधर। तो मुझे इसका डायरेक्शन और कितना और किधर इसके साथ लिखना पड़ेगा। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, कितना और किधर। तो किधर वाली जो डायरेक्शन है उसको अपन यूनिट कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 इसका फोर्स का वैल्यू है, 5 न्यूटन, और लग किधर रहा है सर, बोले आई कैप। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, फोर्स का, जो कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हुआ f इंटू 5। अगर मैं अब मेरे को बोला गया सर इसको रिप्रेजेंट करो पिक्टोरियली, तो इसको लिखोगे कैसे, सर मैं क्या करूंगा, x और y दो एक्सिस बनाऊंगा और x में 5 यूनिट लेंथ का एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर दूंगा इन दिस डायरेक्शन। ये मेरा 5 आई कैप है, ये एक वेक्टर है, और ये जो पॉइंट इसका टेल है, टेल हमें ये बताता है कि ये किस पॉइंट पे लग रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, यानी कि ये कहां लग रहा है, ये लग रहा है ओरिजिन पे। तो यानी इसका इफेक्ट भी हमको किधर देखने को मिलेगा, जिस डायरेक्शन में लग रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चलना शुरू कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यानी इसी डायरेक्शन में लगेगा। ये इसका पिक्टोरियल यानी कि फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, और ये है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास होता है कितना और किधर, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा लोग किसको, वेक्टर को। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसको हम 2D में भी लिख सकते हैं, 3D में भी लिख सकते हैं। यानी कि ये तो हुआ हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्शन में। अगर दो डायरेक्शन में लिखना होता तो मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करता एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, वेक्टर का, यानी फोर्स वेक्टर का। तो फोर्स जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन यानी कि आई की डायरेक्शन में 3 यूनिट का फोर्स लग रहा है, मतलब 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जे की डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक 3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन। तो टोटल कितना फोर्स लगा, 3 और 4 7, बिल्कुल गलत जवाब। इसको ऐसे नहीं जोड़ देना है क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर में कभी भी अलजेब्रिक सम नहीं होता है। तो इसको हम आगे सीखेंगे, अभी फिलहाल के लिए हमने इसका रिप्रेजेंटेशन सीखा है, वो ऐसे लिखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ। और अगला इंपॉर्टेंट बात है, जब हमें रिप्रेजेंटेशन अगर आ गया है तो दूसरी और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वो भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि एंगल के बिना हम कुछ भी निकाल पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। और वेक्टर इसलिए जरूरी है कि अगर वेक्टर आ गया तो आपको मैकेनिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप इसको थोड़ा विजुअलाइज करेंगे, है ना। जैसे ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन में क्या करते हैं अपन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है जी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो 10 कितनी वैल्यू अपन जनरल वैल्यू 9.8, तो यानी अप्रॉक्स में 10 ले लूं, तो यानी कि 10 का हमारे पास एक वेक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं। और ये वेक्टर किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। तो आप इस वेक्टर को मन में कंसीडर कर सकते हैं, किसी बॉल पे किया, उसको छोड़ा तो उस पे जी वेक्टर जो है वो 10 यूनिट का लेंथ का है और डाउनवर्ड है, देन यू कैन इमेजिन इट। तो आप अच्छा स्कोर फिजिक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन द इंटेलिजेंस। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये जी वेक्टर इस तरीके से, तो वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब हम क्या कर सकते हैं ना दोस्त, वेक्टर को घुमा नहीं सकते हैं। घुमा नहीं सकते का मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने यहां पे आपके लिए लिखा एक वेक्टर और ये वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया ए से, ये रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका सिंबल है, तो ये हो गया हमारे पास ए, क्लियर। तो ये ए वेक्टर है
तो ये यहां पर ही रहेगा, ये घूम नहीं सकता। अगर आपने बोला सर इसको मैं ऐसे घुमा दे, तो बोले लेंथ तो फिक्स है, बोले इसको क्या करो सर, इसको है ना ऐसे घुमा दो, कितने से, बोले 30 डिग्री से घुमा दो। 30 डिग्री से घुमा के सर ये इधर आ गया, तो बोले अभी भी क्या ये ए वेक्टर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल गई है। भले ही आपने उसकी लेंथ नहीं बदली हो, लेकिन डायरेक्शन बदल गई है, और डायरेक्शन बदलने से वेक्टर वेक्टर नहीं रहा है, वेक्टर क्वांटिटी बदल गई। ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर ए वेक्टर नहीं है। अगर कोई इसको बोले तो सरासर गलत है, ठीक है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम इसको स्लाइड कर सकते हैं बिना रोटेट किए। बोले सर ये यहां है तो मैं इसको आगे ले जा सकता हूं, वहां ले जा सकते हो। जैसे पजल्स में हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं सबको, वैसे इसको स्लाइड कर सकते हो, लेकिन रोटेट नहीं कर सकते हो। स्लाइड अलाउ है, क्योंकि उसमें उसकी लेंथ और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ना। तो स्लाइड में अभी भी इसको स्लाइड यहां कर दिया तो अभी भी ये ए वेक्टर रहेगा। इसको स्लाइड करके आप अपने घर ले जाओ तो अभी भी ए वेक्टर रहेगा, लेकिन घुमा दिया तो फिर ए नहीं रहेगा। तो रोटेशन नहीं अलाउ है, तो स्लाइडिंग अलाउ है। यानी कि अगर मैं एंगल की बात करूं तो मैंने बोला सर दो वेक्टर देखो सर, बोले ये ए वेक्टर है और ये मेरे पास सर बी वेक्टर है। इसको फोर्स की तरह सोचो, इसको फोर्स की तरह सोच लो, मतलब F1 फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर, और एक फोर्स इधर लग रहा है, दिस इज F2, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो एंगल हमेशा मेजर होता है टेल से टेल के बीच में। तो यहां पर आप देख सकते हो ये दोनों की टेल जहां पे मिल रही है वो कहलाएगा एंगल ऑफ वेक्टर, यानी कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो अगर हमारे पास सवाल आया कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है और ये एक एंगल है मान लो 120 डिग्री का, ये हुआ हमारे पास F1 और ये हुआ हमारे पास F2। पूछा जाएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो क्या बोलोगे आप? झट से बोलोगे 120। सर दिख तो रहा है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी अभी मैंने बोला या तो टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए या फिर हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए। अगर हेड टू हेड और टेल टू टेल ज्वाइन हुआ तो एंगल बिटवीन द वेक्टर वही होगा जो हेड टू हेड और टेल टू टेल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर कोई बोले कि वेक्टर को कितना मैक्सिमम एंगल हो सकता है, तो 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 360 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 360 आप उसको घुमा सकते हो नहीं सकता है। समझ में आई? कैसे? मान लो कि मैंने इस वेक्टर को इधर से इधर घुमाया 120, बोले ये सर F1 इधर है, F2 इधर है, बोले इसको घुमा के इधर लगा दो, तो रहेगा वो घूम, रोटेशन जरूर हो सकता है, लेकिन एंगल काउंट 180 के बीच में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। समझ में आ गई? 180 से ज्यादा कभी भी अलाउड नहीं है। क्लियर बात? तो यानी कि यहां पर 120 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसको क्या करूंगा बच्चा, स्लाइड करूंगा। अगर मैंने इसको स्लाइड किया, क्योंकि स्लाइड अलाउड है, रोटेशन अलाउड नहीं है, तो ये स्लाइड करूंगा, तो अगर स्लाइड किया तो ये वेक्टर यहां आ गया, अगर यहां आ गया तो ये वाला एंगल अब मेरा टेल टू टेल एंगल है जो कि 60 डिग्री का है। ये एंगल होगा हमारे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, 120 नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। मान लो एक सुपर एग्जांपल है और इसका अगर आपने आंसर दिया तो आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहां पर बनाया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये है हमारे पास 3 वेक्टर है, ये F1 मान लो, इसको F2 बोल दो, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है वैसे तो, लेकिन F3 मान लो फिलहाल के लिए। ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल है। आपसे पूछा गया है एंगल बताओ बिटवीन द F3 एंड F2। तो F3 और F2 के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो आपने बोला सर ये 3 एंगल है और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है सपोज दैट 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हुआ दोस्त? ये हुआ 30 डिग्री का। तो क्या 30 डिग्री हमारे पास एंगल बिटवीन द F3 एंड F2 होगा? कितना होगा? 30 डिग्री का होगा, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा है ना, टेल टू टेल हो रहा है। तो टेल टू टेल एंगल काउंटेबल है, अलाउड है, यानी यही एंगल इसका आंसर होगा। तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इजी सवाल था, आप बता सकते थे। ओके, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जहां पर हम सीखने वाले हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आगे की थोड़ी सी मैथमेटिकल नॉलेज होगी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स में ये लिस्ट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में है, जो आप जानते होंगे पहले से भी। स्टार्ट कर लेते हैं पैरेलल वेक्टर, जिसमें क्या होगी, दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो पैरेलल है तो एक कंडीशन फिक्स है कि उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो वो पैरेलल कहलाएंगे। इक्वल वेक्टर का मतलब है जब वेक्टर को मैंने इक्वल बोल दिया तो इक्वल कैसे है, डायरेक्शन में सेम और मैग्नीट्यूड में भी सेम होना चाहिए, तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। एंटी पैरेलल का क्या मतलब हुआ?
एंटी पैरेलल का मतलब हुआ बच्चा लोग, पैरेलल में क्या है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंटी पैरेलल में क्या हो गया, दोनों की डायरेक्शन, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी हो जानी है, अपोजिट हो जानी है। अगर एक इधर रहेगा तो दूसरा इधर रहेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो एंटी पैरेलल में एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, पैरेलल, तो एंटी पैरेलल वाले भी इक्वल वेक्टर, मतलब एंटी पैरेलल वाला जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट लेकिन एक कंडीशन फिक्स है कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट रहेगी, ये पक्का है। दूसरी बात, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर कौन सा वेक्टर है, जो कि एक ही लाइन में हो, तो उनको अपन कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर कौन के होते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब है जो कोप्लेनर हो, एक ही प्लेन में लाई करने वाले सारे वेक्टर हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट वेक्टर कहलाएंगे। पता ही होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार मार्क करके जो लिखा है अपन ने वो है यूनिट वेक्टर, इसका हमारे को बार बार जरूरत पड़ेगी। तो यूनिट वेक्टर को समझने से पहले मैं एक टर्म बता देता हूं जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, वेक्टर को, जो ये सिंबल है इसको अपन क्या करते हैं कि डब्बे में बंद कर देते हैं, यानी कि मॉड लगा देते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, मैग्नीट्यूड का। कई बार अपन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल ए भी लिख देते हैं। तो जब मैं सिंपल नहीं लिखूं या ए लिखूं तो दोनों का मतलब एक ही है कि हम उसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे। यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये सिर्फ एक वेक्टर है जो मैथमेटिकली लिखा जाएगा आई जे के कैप की टर्म्स में, लेकिन अगर मैं इसको मॉड में डाल दूंगा तो ये उसकी वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो यानी कि ये कितना वाली जो टर्म अपन ने डिफाइन करी थी कि कितना है, तो ये कितना वाली बात है कि ये वैल्यू को डिफाइन करेगा, और इसके साथ अगर डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, उसमें कैप लगा के। तो अगर मैंने ए वेक्टर लिखा है तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा, उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर देना है, उसका मैग्नीट्यूड से। तो हमारे को जो वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा यूनिट वेक्टर, यानी कि ये यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो यहां पे मान लो अगर मैंने एक एफ वेक्टर लिया 3i कैप प्लस 4j कैप, तो मैंने बोला इसका बच्चा लोग एफ का यूनिट वेक्टर बताओ। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना है, 3i कैप प्लस 4j कैप और डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड लेने का तरीका हमें नहीं आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है उसको हम समझेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर। तो अभी के लिए मैंने आपको डिफाइन करना सिखाया है कि यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, उस वेक्टर को किससे डिवाइड करना है, उसके मैग्नीट्यूड से। अब कोई वेक्टर अगर हमारे को आई जे के में दे रखा हो, या आई जे और के कैप में दे रखा हो, या फिर आई और जे में ही हो, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करना है उसको निकालने के लिए हम सीख रहे हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन का मतलब सिंपल क्या है बच्चा, उसका डायरेक्शन का अपोजिट हो जाना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर नाम की कोई चीज नहीं है। सब्ट्रैक्शन हम बोल सकते हैं उसको कि सब्ट्रैक्शन, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ए वेक्टर को अगर मैंने रिप्रेजेंट किया इस डायरेक्शन से, तो माइनस ए वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा अपोजिट डायरेक्शन से। तो माइनस साइन उस वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन को क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा। तो माइनस जैसा कोई वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो एडिशन की तरह ही उसको क्या करना है, अपने को डील करना है। तो हम एडिशन पे फोकस करते हैं। तो एडिशन क्या होता है, जैसे अगर दो वेक्टर है, ये हमारे पास वेक्टर ए है और इसके साथ हमने एक और वेक्टर लिखा, ये वेक्टर बी है। अगर इन दोनों का हमने एडिशन किया तो एडिशन कैसे होगा कि ये वाला पहला वेक्टर ए, यानी पहले हम इधर गए उसके बाद इधर गए, तो ये हमारे पास आप डिस्प्लेसमेंट की तरह आप इसको सोच सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट कहलाएगा ये जो स्टेट इनको दोनों को ज्वाइन करेगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, जो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। यानी कि आर वेक्टर हमारा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमारा वेक्टर सम है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं 2 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया, तो ये जो इधर और इधर जो मिलके कर रहा है वो ये अकेला वेक्टर कर रहा है, इसका मतलब है रिजल्टेंट का, ठीक है। तो यानी कि अपन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे बेटा, डब्बे में रख देंगे। तो ये हमारे पास किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये दो वेक्टर के समीशन का मैग्नीट्यूड है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब इसको पैरेललोग्राम थ्योरम जो आपने सुनी होगी बोर्ड्स के अंदर भी, तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन हमारे को जो मेन मुद्दे वाली बात है उसके ऊपर हम चलेंगे। तो यानी कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और इन दोनों के पैरेललोग्राम अगर मैंने बनाए तो ये जितनी लेंथ है, यानी कि मॉड ऑफ ए, कई बार मैं इसको सिंपली ए से डिफाइन करूंगा, यानी कि ये मॉड ऑफ बी, यानी सिंपली मैं बी से डिफाइन करूंगा। तो ये जितनी लेंथ है, मान लो अगर 5 है तो इसके सामने वाली भी क्या रहनी है, 5 ही रहनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और ये वाला अगर साइड हमारा 3 है तो ये वाला भी क्या रहना है बच्चा, 3 रहने वाला है। यानी कि आप इसको आप एज ए बी वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, एज ए बी वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन द
वेक्टर्स, ये कहलाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा। तो ये वाली वैल्यू जो बनेगी ये बनेगी बी साइन थीटा, यानी कि ये वाला जो लेंथ होता है ट्राइंगल लॉ से, और ये वाली जो इतनी सी जो डिस्टेंस है, कंपोनेंट लेने तो आपको आ ही गए होंगे कि ये बी है तो ये बी साइन थीटा होगा, और ये बेस जो है ये हो जाएगा हमारे पास बी कॉस थीटा। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है दोस्त, यानी कि ये जो है ये हमारे पास क्या दिखाएगा, ये रिजल्टेंट दिखाएगा, इसका डायगोनल, यानी कि पैरेललोग्राम का डायगोनल हमको क्या बताता है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है और रिजल्टेंट वेक्टर का ए के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये उसका रिजल्टेंट एंगल अल्फा है। ठीक है, इस दोनों को हम निकालना हमारा मकसद है। तो यानी कि यहां पे जो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखोगे तो आपको बेस कितना मिलेगा, बेस मिलेगा a प्लस बी कॉस थीटा, और ये मिलेगा b साइन थीटा, और ये हमारे पास r है। तो ट्रायंगल लॉ से हम इस रिजल्टेंट की लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट लिख के दे रहा हूं। तो रिजल्ट हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्यों है, क्योंकि मैं आपको इसके बाद एक सवाल बताऊंगा तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ जो पढ़ने पढ़ाने वाली जनता है वो बता नहीं पाएगी। कैसे कि इसको तो मग लोगे तुम, लेकिन इसको मगने से काम नहीं चलेगा, इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज। तो यहां पर एंगल जो है वो किसका है, एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का, जो कि हमने पहले ही सीख लिया है कि एंगल चाहिए किसी भी दो वेक्टर के बीच में तो या तो वो हेड और हेड के बीच में होगा या टेल टू टेल के बीच में होगा। क्लियर है। तो इसमें अगर ये थीटा है, ध्यान से देखो तो थीटा क्या कर रहा है बच्चा, वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इस थीटा की वैल्यू यानी कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +1 हो सकती है, और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। यानी कि अगर दो वेक्टर ऐड होंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है और मिनिमम वैल्यू। आर वेक्टर हमारे पास क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का होल रूट। अब इसमें थीटा ही वेरिएबल है, क्योंकि हम दो वेक्टर्स जो हैं उनके क्या चेंज कर सकते हैं, एंगल्स चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये a वेक्टर है और ये हमारे पास a वेक्टर है और कोई हमारे पास b वेक्टर है सपोज, इस तरीके से, तो अगर हम देखें तो ये जो रोटेशन है, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं तो b को क्या कर सकता हूं बेटा, रोटेट कर सकता हूं। तो b को अगर मैंने रोटेट करके मान लो दोनों को एक ही डायरेक्शन में कर दिया तो a वेक्टर b वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना क्रिएट हो जा रहा है, 0 डिग्री का। या फिर दोनों एंटी पैरेलल अगर हो जाएं a वेक्टर और b वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जा रहा है, 180 का। यानी कि अगर जो पैरेलल और एंटी पैरेलल वाली बातें हैं जो अभी रिसेंटली हमने पढ़ी थी, उस हिसाब से हम एंगल डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसमें हम 0 डिग्री बना पा रहे हैं और इसमें पाई का एंगल बना पा रहे हैं। तो कॉस अगर आप 0 देखोगे तो कितना देगा, मैक्सिमम वैल्यू +1 देगा, और पाई के अंदर ये कितना दे देगा, -1 दे देगा। तो यानी कि हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो दो वेक्टर्स के मैक्सिमा से मिनिमा की रेंज में कुछ भी हो सकता है। यानी कि जैसे मान लो कि अगर मैंने इसका रेंज लिखा तो रिजल्टेंट लिखा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी चाहिए तो मिनिमम वैल्यू के अंदर आर मिनिमम मेरे को कितना आने वाला है, जब थीटा मेरा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अगर और थीटा 0 डिग्री मतलब 1 हो गया। तो ये वाली जो टर्म है ये आप सब जानते होंगे कि क्या लिखा है, ये लिखा है a स्क्वायर, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। ये क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, और स्क्वायर से अगर आप रूट हटा दो तो आपके पास r की मिनिमम वैल्यू आ रही है a माइनस बी, और अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो आएगा a माइनस बी। तो ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू है दो रिजल्टेंट्स की, यानी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की। और इसी तरीके से अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आ सकती है, अब आप समझ ही गए होंगे कि a प्लस बी बनने वाला है। तो a प्लस बी बनने वाला ये मेरे पास, ये मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे, लाइफ बन जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इसका मिनिमम वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बच्चा। ठीक, अब इसके यूज क्या है उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है, और इस एग्जांपल के हिसाब से हमने एक बात सीख ली है कि हमारे लिए ये काम का है कि ये क्या है, एंगल। रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, अगर दो वेक्टर होंगे तो रिजल्टेंट हमेशा ऐसे ही निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का होल रूट स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक हमने जो ये सीखा है रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट के लिए हमने क्या निकाला है, a माइनस बी और a प्लस बी निकाला। तो आप इसकी एक रेंज निकाल सकते हो। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी, a माइनस बी से a प्लस बी तक, ये इसका रिजल्टेंट का रेंज होगा। इस रेंज में रिजल्टेंट वेरी कर सकता है। अब हमारे पास इस सवाल में अगर हम बढ़े तो हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, और उसके रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 4 न्यूटन का है।
और इनके बीच में पूछा है एंगल, दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है, यानी कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अपने पास एक रिजल्टेंट अभी अभी हमने निकाला, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर की वैल्यू हमें दे रखी है 4 और स्क्वायर अगर आप दोनों तरफ कर दो तो बन जाएगा 16। ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 3, तो कितना हो गया ये 12 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। अब आपको यह क्या करना है, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 कितना हो गया बच्चा 13, 13 प्लस हो जाएगा 12 इंटू कॉस थीटा। तो यहां से 13 अगर इधर गया तो यहां से कितना बचेगा अपने पास, यहां पे बचेगा 3, तो यहां आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा, इंप्लाइज दैट कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। और आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो पूछा गया है 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का। तो ये हमारा सवाल जो है वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड टफ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था, कोई मैथ्स नहीं लग रही थी, सिंपल सवाल। अब आते हैं अपने पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि अपन ये देख सकते हैं कि व्हाट कैन बी द रिजल्टेंट वेक्टर, ए और बी पता नहीं है कितना है, 2 वेक्टर है, दे रखा है, सॉरी वैल्यू दे रखा है। ए वेक्टर की वैल्यू है 3 न्यूटन और बी वेक्टर की वैल्यू 5 न्यूटन है, और पूछा है कि कैन बी मतलब कितना रिजल्टेंट हो सकता है। तो हमारे पास रिजल्टेंट दे रखे हैं 10 न्यूटन हो सकता है का मतलब है कि मल्टीपल चॉइसेस है, यानी कि आंसर एक से ज्यादा पॉसिबल है। तो यानी कि 10 न्यूटन हो सकता है या 1 न्यूटन हो सकता है या 12 या 2 या 6 या 5 या 0। तो कितने ऑप्शंस इसमें से सही होंगे, इसको निकालने के लिए अभी अभी हमने ये सीखा है कि हम रिजल्टेंट का रेंज निकाल सकते हैं, और ये रेंज कितने से कितने चलेगा बच्चा, a माइनस बी से a प्लस बी तक, और इक्वलिटी है, यानी कि ये 3 न्यूटन और 5 न्यूटन में मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है सर 3 और 5 8 न्यूटन मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग जाए, यानी कि 3 न्यूटन फोर्स भी इधर ही लग जाए और 5 न्यूटन भी इधर ही लग जाए, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों का सेम डायरेक्शन में तो वेक्टर ऐड हो सकता है डायरेक्टली, तो यानी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। अब हो सकता है कि 5 न्यूटन तो इधर ही लगे लेकिन 3 न्यूटन हमारा अपोजिट लग जाए, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 2 न्यूटन आएगा, यानी कि कम से कम कितना लग सकता है 2 न्यूटन, और मैक्सिमम कितना लग सकता है 8 न्यूटन, यानी कि हमारा रिजल्टेंट जो है वो वेरी करेगा बिटवीन 2 न्यूटन टू 8 न्यूटन, यानी कि हमारा आंसर होगा 2 न्यूटन इंक्लूडेड है, तो 2 न्यूटन तो परफेक्ट आंसर हुआ। 2 के बाद कौन सा हो सकता है, क्या 6 न्यूटन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 2 से 8 की रेंज में आएगा। क्या 5 न्यूटन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत है। क्या 12 हो सकता है, 12 देखो 8 से ऊपर चला जा रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या 1 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, और 10 भी नहीं हो सकता, यानी हमारे आंसर हुए 2 न्यूटन 6 न्यूटन एंड 5 न्यूटन हमारा इस सवाल का आंसर है। ये 3 हमारे पॉसिबल रिजल्टेंट्स, यानी कि रिजल्टेंट हो सकता है 2 वेक्टर 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का। ठीक है, इसके बाद अब हम नगना टॉपिक जो है वेक्टर का वो स्टार्ट करने वाले हैं, यहां तक आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। इसके अंदर आपको 2D का भी समझ में आ जाएगा और 3D का भी आ जाएगा, तो एक साथ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक्स वाई और जी एक्सेस 3D के अंदर है, और एक वेक्टर ए है जिसका एंगल अल्फा एक्स के साथ है, बीटा वाई के साथ है, और गामा जो है वो जेड के साथ है। इस वेक्टर को 3D में अगर देखोगे तो इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, अगर इस वेक्टर को मैं लिखूंगा मैथमेटिकली तो ये आएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इसके जो हैं तीनों कंपोनेंट्स हैं अलोंग द आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये हमारा वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ए एक्स जो है ये इसका वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ए वाई वो कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ए जेड वो कंपोनेंट है जो जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसका अगर कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो, और ये इसकी लेंथ कितनी है अच्छा, लेंथ है इसकी मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए को मैं ए से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैग्नीट्यूड को। तो अगर आप इसका कंपोनेंट लोगे तो x यानी कि ए एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ए कॉस अल्फा के बराबर आएगा कंपोनेंट। सिमिलरली ए वाई की वैल्यू आएगी ए कॉस बीटा के बराबर, और ए जेड की वैल्यू आएगी ए कॉस गामा के बराबर। तो यहां से जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और गामा है, तो अल्फा, बीटा और गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस पे भी आपका सवाल बन सकता है। तो यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एक्स, यानी कि इस कंपोनेंट का वेक्टर का एक्स कंपोनेंट अपॉन डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली कॉस
बीटा आपके पास आ जाएगा ए वाई अपॉन ए, एंड कॉस गामा आपके पास आ जाएगा बच्चा लोग ए जेड बाय ए के बराबर। और इन सबका अगर आप स्क्वायर करके सम करोगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं आता है, कई बार साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा से प्लस 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर गामा से इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से ये जो 1 1 और माइनस माइनस वाली टर्म उधर और इसको इधर, तो यहां पे आपका साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगा। तो कई बार एग्जाम में ये ना पूछ के वो इसका ट्रांसफर्ड फॉर्म पूछा जाता है जिसकी वैल्यू होगी ये। तो ये ही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्म है और इनके स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होता है, जबकि साइन स्क्वायर्स का सम जो होगा वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये बहुत रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट है और एक ये जो दो हमारे बॉक्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। इसका यूज क्या है, यूज सीखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल की मदद से हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप 3j कैप और 6k कैप। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कौन सा x कंपोनेंट है, कौन सा y है और कौन सा z कंपोनेंट है। तो अगर आप x कंपोनेंट की बात करोगे तो ax पूछा गया है, तो ax आपके पास सिंपली किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, 2 के बराबर उसकी वैल्यू, और ay की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 3 की वैल्यू, यानी कि +3। साइन के साथ कभी बार नेगेटिव लिखा है तो 3 नहीं लिखना है, -3 लिखना है। az आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देख के आपको लग रहा होगा क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड। तो इसको अपन इसका वैल्यू निकालना है। तो कभी भी इस तरीके से अगर दिया गया है, यानी कि तीनों वेक्टर कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर जो x कंपोनेंट है, ए वाई स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर। तो इन सभी का स्क्वायर करके आप सम कर दो और रूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो कि वैल्यू आएगी 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। 36 4 40 40 49, तो 49 का रूट आपके पास आ गया बच्चा 7। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हमारे आंसर हो गया किसका, 4th क्वेश्चन का। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइंस। आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, मतलब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये नहीं है कि आप कॉस अल्फा की वैल्यू लिख के आ जाओ, अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ax डिवाइड बाई a, यानी ये हमारा जो मैग्नीट्यूड है क्या यही a है, बिल्कुल सही बात। तो यानी कि हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चा ax अपॉन a के बराबर। ये कितना हो गया, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 2, दिस इज 2 डिवाइड बाय 7। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 2 बाय 7। सिमिलरली बीटा आप निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स b वाला फैक्टर जो इसका होगा 3 डिवाइड बाय 7, और सिमिलरली गामा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 6 बाय 7। ये हमारे पास हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला हमारे पास है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम द एक्स वाई और जेड, यानी कि यही सेम आंसर हमारा किसका है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है अल्फा, वाई के साथ कितना बन रहा है बीटा और जेड के साथ कितना बन रहा है गामा। तो कई बार आपको डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी दिया होगा। तो आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू 2/7, कॉस बीटा की वैल्यू 3/7 और कॉस गामा की वैल्यू 6/7 करके भी ऑप्शन दिए होंगे। तो अपने को ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो वहां पे कोसाइंस जो होंगे ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 2/7 3/7। और अल्फा आपके पास अगर इस तरीके का सवाल है तो आपका एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो यहां पर इस तरीके से हमारे ये दोनों सवालों के आंसर होंगे। जब डायरेक्शन कोसाइन होगी तो हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ये, और जब एंगल पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू जो कॉस इनवर्स में है। या तो परफेक्ट एंगल बनेगा, नहीं बनेगा तो एज इट इज रख के आना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे को बहुत सही जवाब पूछा गया है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालने की बारी है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, ए वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कैप जो होता है वो लिखा जाता है वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है जो कितना आया बेटा 7 आया है। यानी कि ए वेक्टर कितना है हमारे पास, वो वाला वेक्टर है, तो उसकी वैल्यू हो गई 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। इसको आप डिवाइड करोगे इसके मैग्नीट्यूड से, यानी कितने से 7 से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि ये इस वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यानी कि अगर मैं इसको एज ए वेक्टर लिखना चाहूं किसी और फॉर्म में
तो इस डायरेक्शन को क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से आपको यही वेक्टर मिल जाएगा, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो यही बात घूम फिर के आ गई, कितना और किधर। चलिए बढ़ते हैं, अब ये हुआ रिजोल्यूशन, ये 3D में है। 2D में अगर करेंगे तो यहाँ पे जे के कैप वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा, बाकी सारे काम एज इट इज सिमिलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अपन अगले चैप्टर में इसी के बाद नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और चैप्टर जो है वो फिनिश होने की तरफ बढ़ेगा। चलो शुरू करते हैं। तो हमने वेक्टर का एडिशन सीखा, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शंस कैसे होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो हमारे को उसका एडिशन देता है और सब्ट्रैक्शन भी देता है। अब यहाँ पे उनके हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई की। तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के हमारे सिलेबस में है, जिसमें एक है डॉट प्रोडक्ट और एक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में का दूसरा नाम ही स्केलर प्रोडक्ट है, सबको पता होगा ये बात, स्केलर प्रोडक्ट इसी का नाम है। तो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, हमें इससे मिलने वाला है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है हमको एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट रखा गया। तो यानी कि दो वेक्टर, जैसे मान लो अगर ए वेक्टर ये है और एक हमारे पास ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसके दोनों बी वेक्टर का ए के अलोंग जो प्रोजेक्शन आएगा, इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा दोस्त, इसका प्रोजेक्शन आएगा बी कॉस थीटा, क्योंकि बी वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो बी रहा होगा, तो बी कॉस थीटा इसका प्रोजेक्शन होगा किस पे, ऑन ए वेक्टर। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे कहलाएगा बी कॉस थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सिंपल अपने को क्या देगा, ए डॉट बी के बराबर आएगा। तो ए डॉट बी के वैल्यू को लिखा जाता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो इस वाले का, इस डॉट प्रोडक्ट का और इस रिप्रेजेंटेशन का बहुत यूज है, क्या निकालने के लिए, टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे a डॉट बी वेक्टर इज गिव्स यू ए बी कॉस थीटा। ए जो है a का मैग्नीट्यूड है, b मॉड में लिखा है b का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या है, एंगल है। और इसी b कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। तो कई बार हमें सवालों में सिर्फ डायरेक्टली क्या पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्शन बताओ, तो प्रोजेक्शन किस पे बताना है ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर b वेक्टर का प्रोजेक्शन a पे चाहिए तो b cos थीटा की वैल्यू चाहिए, और अगर a का प्रोजेक्शन b पे चाहिए तो a cos थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो सवाल का जो रीडिंग है वो आप केयरफुली करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर, अब अगर मान लो जैसे अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा अपने को, क्योंकि उनके बीच में एंगल है, तो एंगल अगर 0 हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मतलब 0 से 90 के बीच में कॉस की वैल्यू सभी को पता होगी, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अगर है तो हमारे पास a डॉट बी का वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। और अगर हमारा एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब है 90 डिग्री से कम हो, और अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमारा कितना हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर होगा, तो अपने को क्या देगा वो वैल्यू, नेगेटिव देगा। तो ये हमारे दो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का रिजल्ट है कि एक पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट मिलेगा और एक में नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0, तो वो हमारे को देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और 0 भी हो सकती है। यानी कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, इज इक्वल टू ए बी के बराबर, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही दोनों वेक्टर अगर आपस में क्या हो जाए बच्चा, परपेंडिकुलर हो जाए, तो इसमें हमको डॉट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी पॉसिबल है, तीनों वैल्यूज आ सकती हैं। और ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवालों की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल यहां पर लिखा है अपने लिए कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है, 6 न्यूटन, और बी वेक्टर की वैल्यू दी है 4 न्यूटन, और हमारे को ए डॉट बी ऑलरेडी गिवन है 12, यानी कि एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो और यहां पे अपने को क्या बताना है, एंगल बताना है, यानी कि थीटा की वैल्यू बतानी है। तो यानी कि अपने को थीटा अगर चाहिए तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ए बी कॉस थीटा। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे तो सिंपल ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब ये तो सिंपल पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला सवाल है, मेरे हिसाब से तो बोर्ड में ही आना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पे ए डॉट बी की डायरेक्ट वैल्यू अपने को कितनी दी है बच्चा, 12, और ए और बी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड 6 है, इनटू बी का मैग्नीट्यूड 4 है, और अपने से पूछा है कॉस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू। तो यहां से हुआ 12 इज इक्वल टू 24 इंटू कॉस थीटा, इंप्लाइज दैट कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और कॉस थीटा 1/2 कितना होता है ये सबको पता होगा। कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि कितना हुआ थीटा की वैल्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में थोड़ी वैरायटी चेंज करी अपन ने, ए डॉट बी निकालना है, यानी यहां पे एंगल नहीं निकालना, ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन में भी आपको सारे स्केलर नंबर नजर आ रहे होंगे, और ए वेक्टर अपने को दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस j कैप। तो इसमें क्या करना है, इसमें अपने को सिंपल डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि कैसे करना है उसके लिए समझे थोड़ा, कि i डॉट i जो होगा, i कैप डॉट i कैप, ये अपने को कितना देगा, 1 देगा, क्योंकि i डॉट i का मतलब है कि i कैप और i कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का वैल्यू 1 है, यानी कि आप इसको अगर डॉट प्रोडक्ट में लिखोगे तो i कैप का मैग्नीट्यूड इंटू i कैप का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में x एक्सिस पे लाई करता है, तो यानी कि दोनों का वैल्यू 1 है, तो यानी ये अपने को क्या दे देगा, सिंपल 1 दे देगा। तो i डॉट i का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि j डॉट j का वैल्यू भी अपने को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरीके से k डॉट k का वैल्यू भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर मैं i को j के साथ करूंगा तो ये कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, या j डॉट i करूंगा तो यानी कि यहां पे मिलेगा i डॉट j करो, j डॉट k करो, या k डॉट i करो, ये सब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो वेक्टर होंगे वो अपने को 0 देंगे, ये अपन देख चुके बात, क्लियर है। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो 1 देंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन क्या करेंगे, a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट निकालेंगे। तो यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर सिंपल कितना हो जाएगा, यानी i को i के साथ डॉट करना है और j का j के साथ करना है। तो 3i कैप प्लस 2j कैप डॉट 4i कैप प्लस j कैप, डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो जाएगा, और i डॉट i अपने को कितना देगा बच्चा, 1 देगा। सिमिलरली अगर मैं 3 का j के साथ करूंगा तो i डॉट j अपने को दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहां से अब 2 को अगर करेंगे तो j और i का डॉट 0 हो जाएगा, लेकिन j का j के साथ डॉट कितना होगा, 1 होगा, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 2। तो ये अपने को सिंपल आंसर कितना दे देगा, 14 आंसर दे देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल प्रोडक्ट एक थर्ड नंबर की वैरायटी। एक थोड़ा सा लेवल हम अप करते हैं और लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बोर्ड से थोड़ा ऊपर, यानी कि यहां पे अपने को क्या दिया हुआ है बच्चा, a कैप और b कैप का मॉड दिया हुआ है, यानी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3। फाइंड करना है अपने को इन दोनों का वेक्टर। इसको देख के पहली बात तो बच्चा थोड़ा सा डर जाएगा, क्योंकि i कैप j कैप में खेलता हुआ आया है, अचानक से आपको a और b कैप दिखेंगे और वैल्यू बतानी है, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट बताना है। तो करना क्या है, a कैप और कैप, कैप लगाने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है, यानी कि हमें एक बात क्लियर हो गई कि इनका यूनिट वेक्टर होने का एक मकसद है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी रहनी है, 1 रहनी है, यानी दोनों सेम ही वेक्टर हो गए। इनडायरेक्टली उन्होंने इक्वल वेक्टर दिए हैं डिफरेंट सिंबल्स में, ठीक। अब दूसरी बात, ये हमारे पास किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि इन दोनों का मॉड हमें इतना मिल रहा है, मतलब इन दोनों की एडिशन, दिस इज द वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन मतलब रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट किसके बराबर हुआ, इनका रिजल्टेंट होगा, यानी कि r इज इक्वल्स टू, रिजल्टेंट को ऐसा लिखा जाता है a कैप प्लस b कैप या a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, √ ऑफ a कैप का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, b कैप का स्क्वायर प्लस 2a कैप b कैप इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा इसका क्या हो गया भाई, दो वेक्टर्स के आंसर हो गए। ये हमें दिया हुआ है कितना है, √3। तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो √3 का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, और ये हो जाएगा 2 cos थीटा। तो ये बन गया 2 जब इधर आया तो बच्चा बना 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, इंप्लाइज दैट, यानी फिर से अपने को cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, cos थीटा। अच्छा थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों, अच्छा थीटा अपने को निकालना है, तो थीटा अपने पास कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, हाफ के बराबर, यानी कि यहां से थीटा फिर से अपने पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको करने से क्या फायदा है कि यहां पर अपने को थीटा की जरूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी कि आई कैप और आई कैप अगर होता, इसको ऐसे सोचो, ए कैप को आप आई कैप से रिप्लेस कर लो और बी कैप को आप जे कैप से रिप्लेस कर लो, तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं इसको आई और जे में ही आई और जे में नहीं करूंगा, बी और ए और बी में करूंगा, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूंगा तो ए का ए कैप के साथ तो 1 आ जाएगा, बी के साथ उसका ए डॉट बी आ जाएगा, तो यानी कि यहां पर आ गया हमारे पास 2 ए कैप डॉट ए कैप यानी कि 1 प्लस यहां हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप प्लस इस बार 2 बी कैप को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 ए कैप से, तो आपको मिलेगा 4 ए कैप डॉट बी कैप। अब यहां नहीं है, मैंने यहां पे क्या करा, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया, यानी कि ए डॉट बी इधर लिख देते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी डॉट ए हमेशा बराबर होगा,
यानी ये कम्युनिटी लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट है, तो मैंने इसको यहीं पे क्या करा, रिवर्स करके लिख दिया ताकि दोनों सेम दिखे। प्लस अगला क्या होगा, 2b इंटू बी करोगे आप तो यहां पर आपको मिल जाएगा b इंटू 1। तो ये हमारे पास इन इसका पूरे का कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट है, यानी यहां पे हुआ 2 और 2 कितना हो गया बच्चा, 4 हो गया। प्लस ये कितना आ जाएगा 5a कैप डॉट b कैप। अब ये डॉट प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर्स का, तो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या यही है, a डॉट b cos थीटा। तो यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास आएगा 4 प्लस 5 और ये हो जाएगा कितना, सिंपली ये वाली वैल्यू जो a कैप डॉट b कैप है, यानी a का मॉड प्लस b का इंटू b का मॉड इंटू cos थीटा। तो cos थीटा हमने इसीलिए निकाल के रखा कि डायरेक्टली में वैल्यू रख पाऊं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू कितना बच्चा, हाफ। तो ये कितना वैल्यू दे देगा, 8 इंटू 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13/2 इज इक्वल टू 6.5। यानी हमारे पास सीधा आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये लेवल थोड़ा सवाल का अच्छा था, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। शुरू करते हैं और इसको आपको पॉज करके नोट करिएगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमने समझ लिया है। नेक्स्ट हमारा है डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, हम थोड़ा देखते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन में क्या होता है, एक तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसका ये है बच्चा कि हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, जो आपने सवालों में भी देखा होगा। तो पहला एप्लीकेशन तो इसका ये है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो हम इससे निकाल सकते हैं। और दूसरा इसका जो चेक है, कई बार सवाल पूछ लेता है कि अपन इससे क्या चेक कर सकते हैं, ऑर्थोगोनलिटी चेक कर सकते हैं। ऑर्थोगोनलिटी का मतलब होता है कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, उसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट आपको 0 मिल जाए तो मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है, यानी कि परपेंडिकुलर है। और दूसरा और पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है एंगल। और तीसरा एक और है जिसमें अपन क्या निकालते हैं, प्रोजेक्शन, तो वो आपने जान ही लिया होगा। तो यानी कि अब हम इसका एक सवाल कर लेते हैं जिसमें अपने को दो वेक्टर दिए हुए हैं और दोनों वेक्टर दिए हुए हैं और अपने से क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो जब भी अपने से एंगल पूछेगा यानी आप हमेशा याद रखेंगे कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट ही यूज होगा। तो कैसे यूज होगा, तो यानी कि a डॉट बी से एंगल निकालना, यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चा लोग, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी a डॉट बी अपॉन ए बी। तो यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी, यानी a वेक्टर निकालोगे और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता ही है कि i को i के साथ डॉट करना होता है, j का j के साथ करना होता है। तो ये a वेक्टर लिख दिया हमने और इधर क्या लिख दिया है, इधर लिख दिया अपन ने b वेक्टर लिख दिया है 12 i कैप माइनस 5 j कैप और डिवाइड कर दिया इन दोनों के मैग्नीट्यूड से। ये दोनों क्या लिखे हैं, इनका मैग्नीट्यूड लिखा है। तो इसका आप मैग्नीट्यूड जब लिखोगे तो लिखोगे अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इंटू इसका मैग्नीट्यूड जब लिखोगे तो लिखोगे अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25। तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर डॉट कितना आ जाएगा, 3 इंटू 12 कितना हुआ 36, फिर 4 को 5 से करोगे आप तो माइनस में कितना आ जाएगा 20, नीचे कितना आएगा 9 प्लस 16 का रूट करना है, 9 और 16 होता है 25 का रूट अपने पास डायरेक्टली 5 आ जाएगा बच्चा। 144 प्लस 25 169 का रूट हो गया अपने पास सीधा 13 इंटू 5 आप सबको पता ही होगा कितना होता है। ऊपर इसका डिफरेंस ले लो कितना हुआ, ये हुआ 16 और डिवाइड बाय 65, ये हमारे पास क्या आया, कॉस थीटा आया। तो कॉस थीटा आ गया 16/65, यानी थीटा की वैल्यू आई बच्चा लोग कॉस इनवर्स 16/65। ये हमारा आंसर हो गया सिंपली, कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सवाल है, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर नेक्स्ट जो अपना है चैप्टर के एंड की तरफ हम जा रहे हैं और ये हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, सुना ही होगा आपने, बोर्ड एग्जाम्स में तो शायद होगा ही। तो बोर्ड एग्जाम्स में तो वेक्टर जो प्रोडक्ट है हमारा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको वेक्टर इसलिए नाम दे दिया क्योंकि इसका जो आउटपुट आता है अपने पास वो वेक्टर आता है, यानी कि i j k कैप में आप जब भी आप क्रॉस करोगे, प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको रिजल्टेंट कोई नंबर नहीं मिलेगा, रिजल्टेंट जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा। यानी i j k में ही कुछ मिल सकता है, हो सकता है i कैप ही मिल जाए, i कैप के टर्म में कुछ मिल जाए, या i और j का मिला के कुछ मिल जाए, या तीनों का मिल जाए, पॉसिबिलिटी सवाल पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि होता क्या है कि आप इसको ऐसा समझे कि अगर मान लो a वेक्टर ये है और b वेक्टर अगर ये है और इन दोनों के बीच का एंगल है ये, तो ये वही एक पैरेललोग्राम लॉ से आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल इसमें बहुत काम का है, राइट हैंड थंब रूल इसमें बहुत काम का है। तो यानी कि राइट हैंड रूल से क्या होने वाला है, राइट हैंड रूल जिसका चलेगा उसका चैप्टर ये बहुत अच्छा रहेगा, जिसको आया उसका भी खत्म, जिसको नहीं आया उसका फिनिश। तो यानी कि यहां पे इसका क्या होने वाला है, आर्क a क्रॉस b, यानी अगर मैं a क्रॉस b निकालूंगा, रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका थोड़ा ध्यान से देखना,
ए क्रॉस बी जो आएगा एक वेक्टर है, यानी कि ये मिलेगा मुझे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और साथ में आएगा वेक्टर, वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, ये तो हुई वैल्यू यानी कितना, और ये है किधर, तो ये डायरेक्शन है एन कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये ए क्रॉस बी है, अगर मैं मैग्नीट्यूड जब लिखूंगा तो इसको डब्बे में डालूंगा पैक करके, तो ये बन गया मेरे पास ए बी साइन थीटा। अब सिंपली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू वाला पार्ट है, तो ये हमारे पास कई बार इस तरीके से लिखा होगा या इस तरीके से, जब इस तरीके से करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा ए क्रॉस बी का, ताकि आपको क्या मिल पाए, एन कैप, यानी इसका रिजल्टेंट मिल जाए कौन सा वाला वेक्टर होगा, ठीक है। तो यानी ए क्रॉस बी को आप राइट हैंड रूल से जब निकालोगे तो ए जो है उसकी तरफ आपको क्या करना है दोस्त, फिंगर्स करनी, तो फिंगर को अपनी जब चारों उंगलियों को आप क्या करोगे, ए की तरफ करोगे, और कर्ल किसकी तरफ करना है, बी की तरफ करना है, तो आपको जो थंब का डायरेक्शन है वो देगा ए क्रॉस बी का वेक्टर, यानी एन कैप की डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, इस प्लेन के बाहर की तरफ होगी, यानी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर सिंपली मैं मान लो बी क्रॉस ए करता, तो बी क्रॉस ए में क्या होता कि फिंगर जो है, उंगलियां हमारी चारों, वो बी की तरफ होती और कर्ल किधर होती, ए की तरफ, तो थंब जो होता वो इनसाइड द प्लेन होता, यानी इस केस में हमारा बी क्रॉस ए जो है उसकी डायरेक्शन होती अंदर की तरफ। इसीलिए ये कम्यूटेटिविटी कुछ फॉलो नहीं करता है, मतलब ए क्रॉस बी कभी भी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद कर लेना। लेकिन अगर मैं इक्वलिटी में लिखना चाहूं तो इक्वलिटी में मैं तभी लिख सकता हूं जब मैं इधर माइनस लगा दूं। माइनस क्यों लगा दूं, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि ए क्रॉस बी किधर आ रहा है, बाहर, और बी क्रॉस ए किधर आ रहा है, अंदर, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो इक्वलिटी में लगा सकता हूं वरना नहीं लगा सकता, तो ये वाला आपको चेक मारना पड़ेगा। तीसरा आप क्या कर सकते हो, ए क्रॉस बी को अगर बिना उसके लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, वैल्यू तो सेम ही लिख सकते हो ना वैल्यू तो सेम ही रहेगी दोनों वेक्टर की, लेकिन चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ डायरेक्शन, तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही। तो कई बार आपको स्टेटमेंट देकर के सीईटी हो नीट हो तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑप्शंस देकर के चेक कर लेते हैं कि कितना नॉलेज आपके पास है, तो प्रोडक्ट का ये इंपॉर्टेंट रूल है, क्लियर बात है। अब इसका हमारे पास यूज क्या है कि कई बार ए क्रॉस बी जो है अपने को वो क्या देता है, ए क्रॉस बी क्या करेगा, इस पूरे पैरेललोग्राम का ना एरिया प्रेजेंट कर देता है। अगर आप ए क्रॉस बी का पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो ए क्रॉस बी का अगर आप डिटरमिनेंट ले लें या फिर मैं कहूं मॉड ले ले, तो ये वाली जो वैल्यू है ये पैरेललोग्राम का एरिया देता है, ठीक है। तो आगे हम इसका यूज देखेंगे, इसका यूज बहुत अच्छे यूज है जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले हम इसका फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे उसको सीखते हैं, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पे बढ़ेंगे। तो यहां पे अपने को ए क्रॉस बी निकालना है, तो सिंपल सवाल से बढ़ते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों दिए हुए हैं और ए क्रॉस बी पूछा गया है, तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका जैसे सब लोग करते आए हैं वैसे ही करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ए क्रॉस बी सिंपली हमारे पास क्या करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, यानी मैट्रिक्स सॉल्व करनी है। तो यहां पे लिखेंगे आई कैप, इधर लिखो आप जे कैप और इधर लिखो के कैप। माइनस प्लस से बचने के लिए क्या करो, प्लस माइनस एक अल्टरनेट मान लो, तो जे को ऑलरेडी माइनस रख दो ताकि आप भूलो नहीं कभी। तो यानी कि यहां पे क्या रखना है आपको, ए क्रॉस बी, तो पहले ए वेक्टर लिखना है, गलती से बी नहीं लिख देना है, वरना वो बी क्रॉस ए हो जाएगा, ए क्रॉस बी नहीं होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर पहले लिखेंगे, तो ए वेक्टर का आई के साथ कंपोनेंट है 1, जे के साथ है -2 और के के साथ है 4। सिमिलरली बी वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे तो यहां पे आएगा 2, ये आएगा -1 और ये आ जाएगा 2। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे इसका डिटरमिनेंट, तो यानी कि आई कैप के साथ अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, ये वाला ब्लॉक कर लेना है, ये वाला हिस्सा ब्लॉक कर लेना है, और ये वाला जो है ये हमारे पास काम का होगा, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, तो पहला होगा ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका और माइनस करना है, यानी कि मैं करके दिखा देता हूं, -2 × 2 करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, -1 × 4, तो ये भी कितना मिलेगा, -4, तो माइनस प्लस और ये कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। अब क्या लिखना है, माइनस का जे लिखना है, माइनस का जे लिखना है। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, तो माइनस के जे में क्या करना है आपको, ये वाला कॉलम नहीं देखना है, सेंटर वाला जिसके अंदर जे है, ठीक है, यानी ये वाले दो एलिमेंट्स, कौन कौन से वाले दो एलिमेंट है, 1 और 2 और 4 और 2। तो इसमें 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 × 4 करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहां पे जे कैप आ गया, प्लस के कैप के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आप 1 2 और -2 और -1 को यूज करोगे, मतलब -1 और माइनस प्लस का आ जाएगा 4। तो यहां पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही हो गया है, और ये कितना हो जाएगा, 10 जे कैप हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 3 के कैप। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी एक वेक्टर आया है। ए क्रॉस बी जैसा मैंने बोला था कि वेक्टर प्रोडक्ट है तो अपने को रिजल्ट भी क्या मिलना चाहिए, वेक्टर ही मिलना चाहिए। अगर अपने से पूछ लेता इसका मॉड बताओ,
तो ए क्रॉस बी का मॉड बताओ, तो मॉड निकालना तो आसान ही है, अगर वेक्टर पता है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो वेक्टर के अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल क्या है वेक्टर का, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, अपने को सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट पूछा गया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए फिर से आपको क्या करना है, आई जे और के अंदर डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है। तो इसकी सॉल्व करने के लिए अब मैंने क्या कर रखा है, इधर ऑलरेडी माइनस लगा रखा है ताकि मैं माइनस साइन को भूल ना जाऊं। तो यानी सबसे पहले अपन ने क्या करना है, आई कैप लिखना है और आई कैप के साथ फिर क्या करना है, इन सबको भूल जाना है और इनको करना है दिस। पहला स्टेप है कि ये वाला और सेकंड स्टेप है ये वाला। तो यानी कि पहले स्टेप में क्या करना है, -2 × 2 आपको मिलेगा -4, माइनस साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में है और -1 × -4 जो है ये अपने को फिर से -4 देगा। -1 × 4 आपको -4 देगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सम जो है वो 0 बन जा रहा है। उसके बाद क्या करना है अपने को, सिमिलरली अब अपने को सेम काम किसके साथ करना है, जे के साथ करना है। किसके साथ करना है, जे के साथ करना है। तो जे के साथ कैसे करना है अब, तो जे वाला कॉलम जो है वो नहीं लेना है, यानी कि 2 एलिमेंट ये वाले लेने हैं 1 और 2 और अगला ये लेना है 4 और 2। तो क्या होगा, माइनस का जे ब्रैकेट 1 और 2 इज 2, -4 × 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस फिर से क्या आ जाएगा के कैप। और के कैप में आपको क्या करना है, 1 - 2 एंड 2 और -1 का यूज करना है। तो ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, तो पहला मल्टीप्लाई में -1 आया और दूसरे वाले में 2 × 2 माइनस का 4 आ रहा है, तो यानी माइनस माइनस +4 हो गया। तो यहां पे बचा आपके पास 0 आई कैप और ये बच जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 जे कैप और ये बन जाएगा प्लस का 3 के कैप। ये अपने पास आया एक वेक्टर। तो जैसा कि अपने जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से अपने को क्या मिलने वाला है, वेक्टर ही मिलने वाला है, तो वेक्टर ही मिला है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें थोड़ा एक स्टेप आगे लेके चलता हूं। ये मेरा ए क्रॉस बी आया है, लेकिन अगर ये मैग्नीट्यूड निकालना होता तो मैं सिंपल वैसे ही करता जैसे हम आज तक एक वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते आए हैं। क्या करते, 6 का स्क्वायर करते और 3 का स्क्वायर करते, दोनों को ऐड कर देते, ये मेरा क्या हो जाता, इसका रिजल्टेंट हो जाता, मतलब वैल्यू हो जाता, मतलब मैग्नीट्यूड हो जाता। ठीक है, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है। तो जब 2 वेक्टर दे रखे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आसान है, देख सकते हो। अगले बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ अच्छा, ए का मॉड दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है। बी का मॉड दिया, मतलब क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी हुई है। ए क्रॉस बी, अगर ध्यान से देखो मॉड लगा ए, इसलिए ये नंबर है, वरना वेक्टर होता तो आई जे के में कुछ होता या फिर कैप में कुछ होता, कुछ भी होता, लेकिन होता। लेकिन यहां पे क्या है, मॉड दिया हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है और अपने से डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया है। तो यहां पर मैंने क्या करा है कि क्रॉस और डॉट दोनों को कर दिया है मिक्स। ठीक है, तो अब आपका फिर से रीचेक होगा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, टेस्ट करते हैं। तो ए और बी और ए क्रॉस बी पता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास जो दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ए डॉट बी का मॉड, जब अपन ए क्रॉस बी का मॉड लिखे थे तो अभी तक तो हमारे पास लिखा ही होगा, ये लिखा है किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा। तो इसका मॉड हमें दे रखा है ना बच्चा लोग, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और ए और बी की वैल्यू दे रखी है 2 × 4 कितना हो गया, 8 × साइन थीटा। तो यहां से थीटा आपके पास कितना आ गया, हाफ, मतलब 30 डिग्री। अब एक स्टेप तो खाऊंगा ही मैं, थोड़ा तो सोचो यार। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब इस थीटा का क्या यूज है, थीटा का यूज है डॉट प्रोडक्ट निकालने में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आएगा। तो ए डॉट बी अपने से पूछा है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी cos थीटा, सिंपल। तो कितना आ गया, ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी देखिए, 4 × 2 कितना 8 हो गया, इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई, जल्दी बोलो, √3/2 हो गई। सही बोला क्या मैंने, चेक करो कितना है, 4 × √3। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये इसका आ गया, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा लोग, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा अगला जो स्टेप है, उस स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, ये एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है ब्रीफ में, जिसमें आप अपने बोर्ड में अच्छा कर सकते हो, सीईटी में अच्छा कर सकते हो, नीट जेईई वाले थोड़ा बहुत देख ले तो चलेगा, बाकी आपको आना यही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हम इसके एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सवालों की बनने की होती है यहाँ से। कैसे, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, लगभग पूरा वेक्टर। तो यहाँ पे 3 हमारे पास एप्लीकेशन मेजर है। कौन कौन से हैं, पहला तो ये है कि आइडेंटिफाई क्या करना होता है या फाइंड क्या करना होता है, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि कई बार अपने को किसका एरिया निकलवाया जा सकता है, किसी ट्राइंगल का निकलवा सकता है या फिर पैरेललोग्राम का निकलवा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या चेक करना होता है, दूसरा क्या यूज है इसका, यूनिट वेक्टर निकालने का यूज है, यानी यूनिट वेक्टर किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि 2 वेक्टर जिनका क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे वो दोनों क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होंगे।
जब एक ही प्लेन में होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, तो उसकी यूनिट वेक्टर जो है यानी उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए सवाल बनता है। और तीसरा जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीटी या नीट जेई के अंदर पूछा जाता है वो होता है कोप्लेनरिटी चेक, यानी कि ये इस नाम से नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन में बताऊंगा क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो वेक्टर और तीन वेक्टर का क्या कहते हैं, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट में अपने पास ले दे के एक ही प्रोडक्ट बनता है जिसको बॉक्स ऑफ एबीसी भी बोलते हैं, या फिर ए क्रॉस बी का डॉट सी के साथ जो आता है वो जीरो हो जाता है इसी को बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये जो है ये इसकी कोप्लेनिटी को चेक करता है, मतलब अगर ये जीरो आ गया तो वो तीनों जो वेक्टर है ए बी और सी ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। अगर ये एक ही प्लेन में होंगे तो ये क्या नहीं बनाएंगे, ये क्यूबॉइड नहीं बनाएंगे, और क्यूबॉइड नहीं बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी ए क्रॉस बी डॉट ए जो सी जो है ये आपको क्या देता है, ये देता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसको हम आगे इस सवाल के थ्रू समझेंगे कि क्या चीज है ये। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल यहां से बन सकता है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपल सवाल, वही पहला ही एप्लीकेशन पूछ लिया है। तो टू वेक्टर्स और दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, दोनों का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अपने को पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंपल क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, और इसका मॉड ले लो तो आपके पास एरिया आ जाता है तो यानी फिर से आपको क्या करना है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कि वही डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है, मैट्रिक्स सॉल्व करनी है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू फिर से वही काम, आई कैप माइनस ऑलरेडी मैं ले रहा हूं ताकि भूल नहीं जाऊं, और यहां पे कितना हो जाएगा 1 1 और ये प्लस का 2। आई हमारे पास है नहीं इसमें, तो क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे, नहीं 0। इधर कितना आ जाएगा 2 और इधर कितना आ जाएगा 1, इसका डिटरमिनेंट लेना है यानी कि मैट्रिक्स लेनी। तो क्या सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले वही काम फिर से जो करते आए अपन, क्या हो जाएगा, आई पहले लेना है, आई वाला कॉलम नहीं लेना है, यानी कि आई का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है। तो आपको क्या लेना है 1 2 एंड 2 एंड 1। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना होता है, पहले वाला स्टेप वही रिपीट करना है, यानी फर्स्ट पहले इसको करना है और सेकंड स्टेप में ये करना है। तो पहले स्टेप में आपने 1 इंटू 1 करा तो 1 लिखा, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, फिर से लिखेंगे माइनस जे कैप। माइनस जे कैप में अब आपने को ये वाले नहीं लेने हैं, यानी कि जे के नीचे वाले कंपोनेंट नहीं लेने, तो क्या लेने हैं 1 0 2 1 लेने। तो 1 इंटू 1 करोगे 1 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा बच्चा 0। फिर क्या करना है, प्लस के कैप लिखना है। तो के कैप में क्या करोगे, 1 और 2 को नहीं लोगे तो किसको लोगे, 2 इंटू 1 1 एंड 0 2 को। तो 1 इंटू 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा। तो सिंपली क्या आ गया ये आ गया माइनस का 3 आई कैप, ये आ जाएगा माइनस जे कैप, और ये आ जाएगा प्लस का 2 के कैप। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी का एक वेक्टर आ गया है। तो लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा इसका, मॉड, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड वैसे ही जैसे हम आज तक करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, रूट 14 मिल जाएगा। रूट 14 आपके पास क्या है बच्चा, ये है पैरेललोग्राम का एरिया 14 अंडर रूट 14। अगर इसी सवाल में अपने को ये पैरेललोग्राम ना देकर बोला था कि ट्रायंगल का एरिया बताओ तो क्या होगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस वेक्टर का जो आपने रिजल्टेंट निकाला है इस मैग्नीट्यूड को क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, यानी मॉड ऑफ हाफ क्रॉस बी का जो मॉड का हाफ लोगे तो एरिया आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा हाफ रूट 14 हमारा आंसर हो जाएगा इसी सवाल में, अगर ट्रायंगल होता तो। ठीक है, और दूसरी बात, क्या और मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि यहां पे तो साफ साफ लिखा है कि दो वेक्टर दिए हुए, अब ये दोनों में हो सकता है ये बोलता कि ये दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम के क्या हो, डायगोनल हो, क्या हो, डायगोनल्स हो। अगर डायगोनल्स होंगे तब भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है, कोई डरने वाली बात नहीं है, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो डायगोनल लिखा आने से डरना नहीं है, सेम काम करना है, बस इतना ध्यान रखना अगर ट्रायंगल का एरिया पूछा है तो करना तो पहले तो पैरेललोग्राम का ही निकालना है, उसका हाफ कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो एप्लीकेशन है ये कंप्लीट होता है एक सवाल के थ्रू। नेक्स्ट हम एक और सेकंड एप्लीकेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जिसमें यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। देखो फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर बताना है। तो वही बात जैसे कि अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जैसे ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आता है, ए का मॉड बी का मॉड इंटू साइन थीटा, और ये एन कैप, ये एन कैप हमारा आंसर है। दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो ए क्रॉस बी से बनेगा। ठीक है, तो यानी कि एन कैप की जो वैल्यू है वो सिंपल किसके बराबर है दोस्त, ए क्रॉस बी। ये तो वैसे ही निकालना है जैसे डिटरमिनेंट हमने निकाली है, तो ए क्रॉस बी तो वैसे ही निकालना है, एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर को क्या करना है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ए साथ में कौन है, साथ में एक और चीज अपने को मिल रही है और वो क्या है, साइन थीटा।
तो थीटा इसमें आ रहा है, इसमें अपनी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें थीटा निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हो? थीटा क्या होगा? थीटा होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहां पे एक और चीज यूज हो गई, क्या? डॉट प्रोडक्ट। इसलिए मैं बोल रहा था कि एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट के आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें लगभग आपका पूरा का पूरा वेक्टर जो है वो चेक हो जाता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो यानी कि यहां पे थीटा निकालने के लिए आपको फिर से किस पे चले जाना है दोस्त? डॉट प्रोडक्ट पे चले जाना है, वही आपको थीटा निकाल के देगा। तो ये थीटा आप खुद से निकालेंगे। अपन ए क्रॉस बी और ए और बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी, वहीं से फिर से मैट्रिक्स आपको सॉल्व करनी है, आई माइनस जे और प्लस का के। अब आपको क्या करना है? ए वेक्टर पहले लिखना है, 1 4 -1 -1 2 एंड 1। इसका डिटरमिनेट करके आपको क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का ए क्रॉस बी, और ए और बी का तो आप रिजल्टेंट निकाल ही सकते हैं। इसका इंडिविजुअल मॉड निकालोगे तो मॉड ऑफ ए कितना आएगा? √1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया? √18। तो मॉड ए की वैल्यू अपने पास आ गई √18। सिंपली मॉड बी की वैल्यू फिर से आप निकाल सकते हो। अंडर रूट क्या करना है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 + 6 यानी कितना आ गया? ये √6 आ जाएगा। तो मॉड आप ए ये होगा, मॉड बी ये हो गया, और ए क्रॉस बी आपको इसकी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद आपको वेक्टर जो मिलेगा वो ए क्रॉस बी मिलेगा। और थीटा आपको निकालना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट का मतलब हुआ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सिंपल। तो यहां से आप थीटा निकालोगे तो साइन थीटा भी पता ही लग जाएगा। तो कॉस थीटा निकाल करके आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूं। तो ए डॉट बी अपॉन ए बी, इसको तो आप कर ही सकते हो, आई होप। तो यहां से आपको cos थीटा जो भी आएगा, इस cos थीटा को sin थीटा में कैसे लिखा जा सकता है? तो आपको सिंपल पहले वाला रूल पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इतना तो कर ही लोगे। तो यहां से जो cos थीटा आएगा उसको उठा के यहां रख देना, तो आपको sin थीटा डायरेक्टली मिलेगा। उस sin थीटा को आप यहां पुट करोगे और ये सिंप्लीफाई। तो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इसको इजीली कर पाओगे। तो आपको एक पैटर्न आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड जेईई लेवल। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो? यहां पे को प्लानिंग बहुत ज्यादा यूज करी जाती है। कई बार मैथ्स में भी इसका यूज हो जाता है। मैथ्स में जो वेक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है? प्लेन की इक्वेशन दी होती है। तो कई बार 2-3 प्लेन इंटरसेक्ट कराता है। इंटरसेक्ट कराने के बाद पूछा जाता है कि दोनों के नॉर्मल भी इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में एंगल बताओ। तो आपको क्या करना पड़ता है? ये फॉलो करना पड़ता है। खैर वो चीज आपको नहीं समझनी है, तो अभी हम इस पे बढ़ते हैं। कोप्लेनरिटी कैसे चेक करते हैं? कोप्लेनर का मतलब हुआ कि तीनों वेक्टर कैसे हैं? एक ही प्लेन में। यानी 3 वेक्टर कौन कौन से अपने पास दोस्त? 2i कैप प्लस जे, i प्लस 2j प्लस के, और एक तीसरा वेक्टर है 3i माइनस जे प्लस एक्स के कैप। ये 3 वेक्टर है और तीनों किस में है? एक ही प्लेन में है। अगर ये एक ही प्लेन में है तो क्या करेंगे अपन? इसका ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि जिसका नाम होता है ए क्रॉस बी। थोड़ा सा समझाने के जितना समय नहीं है, लेकिन आप फिलहाल बस इतना समझ ले कि ए क्रॉस बी का डॉट विद सी जो है वो अगर 0 आया तो ये कोप्लेनर होंगे। इसका मतलब ये है कि ऑल द 3 वेक्टर्स आर लाई इन द सेम प्लेन। तो सिंपल ए क्रॉस बी तो वैसे ही निकालना है जैसे आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता हूं आगे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस आपको पता ही है कि मैं इसलिए लेके चल रहा था कि आप भूल नहीं जाए। अल्टरनेट यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, के 0। इस वाले में आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, के की वैल्यू 1। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा आपके पास? आई कैप कितना आया दोस्त? 1 माइनस 0 माइनस जे कैप में क्या करना है? 1 इंटू 2 यानी 2 आ जाएगा, प्लस के कैप। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं तो डरने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा पोज कर करके समझिएगा चीजों को। तो यानी कि के कैप में क्या करोगे? 4 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां पे आपको जो वेक्टर मिला है वो आपको क्या मिला है? आपको ये जो वेक्टर मिला है, ये वेक्टर मिला है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आपको मिला है ए क्रॉस बी, और इसका आपको डॉट किसके साथ ले लेना है? सी के साथ ले लेना है। चेक करना है कि 0 आ रहा है क्या। अगर ये 0 आ रहा है तो ये पक्का क्या होना है? यानी 0 क्या आ रहा है? उसने बोला है कि कोप्लेनर है, तो 0 नहीं बताना है, मतलब अपने को x की वैल्यू बतानी है। तो यानी कि ये पक्का 0 है क्योंकि कोप्लेनर है। उसने बोला है कि है तो है, क्यों है वो नहीं चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए जब आ जाए तो आपको 0 प्रूफ करना पड़ेगा कि दीज आर कोप्लेनर, यानी इनका वॉल्यूम 0 है। क्यूबॉइड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या कर देना है? यहाँ पे ए क्रॉस बी आ गया है, तो ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले लेना है? यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या दे देगा? डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट दे देगा आई कैप माइनस 2 जे कैप
प्लस 3k कैप इनटू डॉट में किसके साथ आ जाएगा 3i माइनस j प्लस एक्स के इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां पे कितना आया बच्चा, ये 3 आ गया, और j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सबका डॉट प्रोडक्ट 0 है, सिंपल वैसे ही जैसा आपने पहले सीखा था, तो इसमें ज्यादा लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास दोस्त आई माइनस 5/3। ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। बेहतरीन सवाल जो है वो आपके इस वीडियो में कम से कम समय में कवर करने की मैंने कोशिश करी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेल आइकन दबाना जरूर भूले नहीं, ठीक है, तो बेल आइकन दबाना भूलना नहीं है, और कमेंट वमेंट आपकी इच्छा करे ना करे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।